2009-10 की और जो बाद में काफ़ी ज़ेर बहस सुप्रीम कोर्ट में भी रही, जिसमें इंतखाबात आपको याद होगा कि तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन जो तब चेयरमैन थे इमरान खान, उन्होंने जुडिशरी के कंडक्टेड इलेक्शन पे उसको आरओज़ का इलेक्शन का ताना दिया और ये कहा कि ये आरओज़ का इलेक्शन था, मैं इसको तस्लीम नहीं करता। और वो जुडिशल ऑफिसर्स पर उनकी ये सारी तनकीद थी। अब उनकी तनकीद के नतीजे में फिर एक कमीशन सुप्रीम कोर्ट में कायम हुई और उस कमीशन ने एक इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स के अंदर जिसमें ये तय किया कि उसके अंदर कोई मैसिव रिगिंग थी या मैसिव रिगिंग नहीं थी तो उसके अंदर कोई मैल प्रैक्टिसेस थी, तो उन्होंने कुछ 56 के करीब पॉइंट्स बनाए। अब ये जब लॉ का हिस्सा है और पहले इलेक्शन कमीशन रिस्पेक्टिव चीफ जस्टिस को लिखती है कि आप हमें आरओज़ दें और वो चीफ जज साहिबान इनकार करते हैं कि ये ड्यूटीज़ हम नहीं दे सकते, हमारे ऊपर जुडिशल वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और ये एक बड़ी एक्सरसाइज है। इसके साथ एक महीने के लिए जो रूटीन की लिटिगेशंस हैं वो सारी की सारी जो हैं बहुत मुतासिर होती हैं। तो इस वजह से हमारे पास पहले जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है और मल्टीपल रीजंस की वजह से उन्होंने कह दिया कि हम ये इस मामले में इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन रियासत पाकिस्तान के किसी और इंतज़ाम इंसराम के साथ अपना इलेक्शन कराए। तो जब ये इलेक्शन के नोटिफिकेशन हो गए और ये भी सबको मालूम है कि आरओज़ के नोटिफिकेशन के बाद शेड्यूल का आना और शेड्यूल का फिर 56 या 54 डेज़ में वो उस तारीख जो 8 तारीख के साथ है, तो ये चीज़ें टाइम लाइन्स के साथ जा रही थी। अब मैं एक जायज़ा ले रहा था कि इलेक्शन कमीशन की 3 प्रीवियस प्रेस ब्रीफिंग्स को मैंने देखा जिसमें वो अपनी टाइम लाइन्स का जिक्र कर रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कि डिलिमिटेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, हमने प्रीलिमिनरी डिलिमिटेशंस कर दी हैं, उनके ऊपर इतराज़ात आ गए हैं, इतना वक्त लगेगा। और फिर जब वो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग में गए, सुप्रीम कोर्ट में जब उन्होंने अपनी सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने डिटेल्स दी तो उन डिटेल्स में उन्होंने वाजे किया कि ये हमारी टाइम लाइन्स हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर डिलिमिटेशन का प्रोसेस इतने दिनों में ख़त्म होगा, उसके ऊपर जो ऑब्जेक्शंस फाइल होंगी उसके लिए इतने दिन रिक्वायर्ड हैं, इस तारीख को हम हतमी डिलिमिटेशन को जो है वो आवेज़ा कर देंगे। उसके बाद फिर आरओज़ का नोटिफिकेशन होगा, आरओज़ के नोटिफिकेशन के बाद फिर स्केड्यूल का ऐलान होगा, फिर नॉमिनेशन पेपर्स होंगी, स्क्रूटनीज होंगी। तो इलेक्शन का प्रोसेस एक स्टैट्यूट के ताबे है, एक रूल्स के ताबे है। अगर उस तारीख के मुताबिक अगर आप उसमें कुछ दिनों का फ़र्क डालेंगे तो उसके साथ वो पूरा इंतखाबी अमल वो सैबोटेज हो जाएगा। तो मैं अब 3 या 4 बातों पर मैं काफ़ी इस मामले में सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर तहरीक-ए-इंसाफ आरओज़ के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कराने जाती है और ये जानते हुए मुअत्तल कराने जाती है कि जुडिशरी ऑलरेडी इस पर अपनी पोजीशन क्लियर कर चुकी है और वो भी एक पॉलिसी के ताबे क्लियर कर चुकी है कि जुडिशल पॉलिसी के अंदर ये है कि हम अपने जुडिशल ऑफिसर्स को परफॉर्मेंस ऑफ दिस ड्यूटी यानी कि आरओज़ के तौर पर उनकी तैनाती, हमारे पास जजेस अवेलेबल नहीं हैं जो बतौर आरओज़ काम कर सकें, तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास क्या गुंजाइश रह जाती थी? एज अ पॉलिटिकल पार्टी मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि उनके पास क्या गुंजाइश रह जाती थी कि क्या वो अगर जजेस आरओ नहीं आते तो इलेक्शन का इनेकाद ही ना कराएं? और फिर जब एक 8 तारीख की ये जो डेट दी गई, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी गई, उनके अपने काउंसिल अली ज़फ़र कोर्ट में मौजूद थे। ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कि मेरा बड़ा शदीद एतराज़ है कि वो पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकते थे, वो कभी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हेड ऑफ द स्टेट, पूरे मुल्क के हेड ऑफ द स्टेट होता है। जस्ट ये मोहतरम अलवी साहब को ही शुड हैव रिजन बियॉन्ड दैट पार्टी एफिलिएशन और ये उनका बतौर सदर इंटरव्यू देना कि मेरे चेयरमैन वो हैं। भाई आप सदर मुमलिकत हैं और सदर मुमलिकत की आइन के अंदर पूरी तफसील दर्ज है कि वो रियासत में होता है, नॉन पार्टीजन होता है। लाहौर हाई कोर्ट्स के फैसले हैं मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब के केस के अंदर, उसमें उन्होंने बताया कि सदर मुमलिकत किसी जमात का हिस्सा नहीं रह जाते जब सदर मुमलिकत होते। लेकिन एनीवेज जब ये इतनी कंसल्टेशन के साथ ये एक डेट 8th डेट आ गई थी तो तहरीक-ए-इंसाफ एक तरफ तो ये शोर करती है कि जी देखें हम इंतखाबात मांग रहे थे। भाई आप जब इंतखाबात मांग रहे थे, मुझे याद है मैं खुद परवेज़ इलाही साहब के पास गया और मैंने उनसे ये कहा कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट विल फर्दर
ब्रीड अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। आप जो काम करने जा रहे हैं कि आप 3 या 4 माह पहले इलेक्टोरल साइकिल को तोड़ेंगे, आप आर्टिकल 90 डिमांड करेंगे, साथ आर्टिकल 220, 221 और उसके साथ जो केयर टेकर्स के मुतल्लिक आर्टिकल्स हैं, इन सब को आप पसे पुश डाल देंगे। तो आपका ये गैर आइनी इक़दाम होगा, एक पॉलिटिकल एक्सपीडेंसी के तहत होगा। आप एक सूबे में इलेक्शंस मांग लेंगे, दूसरे सूबे में इलेक्शंस मांग लेंगे और जनरल इलेक्शंस के बिल्कुल 2 माह कबल आप 2 सूबों के अंदर एक रेगुलर गवर्नमेंट को, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को लाकर इन प्लेस कर देंगे, तो केयर टेकर्स का पूरा सिस्टम रिडंडेंट हो जाएगा, वफाक में भी ख़त्म होगा, सूबों में भी ख़त्म होगा, इलेक्टोरल साइकिल डिस्टर्ब होगा, नतीजतन पूरा इंतखाबी अमल सैबोटैज हो जाएगा। तो प्लीज़ डोंट डू इट, आपके ना करें। बहरहाल लेसर सेड इज़ बेटर सेड। वो हुआ जो हुआ, आपने देखा कि एक गैर आइनी इक़दाम उनका टेक्स्ट बुक रीजनिंग में, यस ये ठीक है, वो असेंबली तोड़ने का इख्तियार रखते थे, लेकिन इख्तियार हैज़ टू बी यूज्ड विद ड्यू डिलिजेंस, बड़ी केयर के साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। कई इख्तियारात ऐसे होते हैं जब आप उनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो लेटर में यानी कानून के अंदर लिखे के मुताबिक आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीकेशंस और उनके फॉल आउट्स वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट कर देते हैं। तो ये हम उनसे बात कर रहे थे कि ये एक पॉलिटिकल कोर्स है, तो आप काइंडली इस पर गौर करें कि आपका ये एक पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के तहत किया गया इकदाम फर्दर अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ब्रीड करता रहेगा और फिर रेस्ट इज़ हिस्ट्री। आपने देखा कि फिर उस पर बड़े दलाइल आए। मैंने तब भी आकर कहा था, मैं कहा अच्छा आपने कर दिया, अब अगर 90 दिन में आप ये साइकिल तोड़ेंगे और इंतखाब अगर 90 दिन में होते तो क्या कॉन्सिक्वेंस इंटेल कर लेंगे आप। एट द बेस्ट सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अतर मिनल्ला की एक जजमेंट में मैंने देखा, वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए, फैसला होना चाहिए, लेकिन एक सियासी अमल उसको इस तरीके से अपने मुफाद के तहत आप उससे मकासद हासिल करना चाहें तो वो उसके फिर नुकसानात होते हैं। आज तहरीक इंसाफ एक तरफ तो बाहर बाजा बजाती है कि जी हमें इंतखाब नहीं मिल रहा, तो जब इंतखाब मिल रहा है तो आप भाग रहे हैं। आपकी ये पटिशन आरओज़ के नोटिफिकेशन, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मे इट बी एनी जुडिशल ऑफिसर मे बी, अगर वो कोर्ट्स कहती हैं अपनी जुडिशल पॉलिसी से डिविएट करती हैं, बट मेरा एक इंटरेस्ट है कि जब एक फ्री एंड फेयर और एक जस्ट इलेक्शंस करवाने का मैंडेट इलेक्शन कमीशन के पास है, उसी आर्टिकल 200 में उनको ये इख्तियार दिया गया है कि वो अपनी मदद के लिए किसी को भी मुआवनत के लिए तलब कर सकते हैं, उनसे मदद मांग सकते हैं, उनके ज़िम्मे को फरीज़ा डाल सकते हैं। तो जब उन्होंने ये एग्जीक्यूटिव को डाल दिया, अब कोई पॉइंट आउट करें वो भी नहीं कर सकते। ये कहना कि लिस्ट आपने जो फ्राहम करनी है वो हुकूमत के ज़िम्मे डाल दी है और हुकूमत, तो फिर ये कैसे एग्जीक्यूटिव की ब्रांच से आप उन अफसरान के नाम तलब करते, ये मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है। तो जो मैं समझ ये पा रहा हूँ कि इमरान की सियासत उनके लिए ख़ुद एक मुश्किल सूरत हाल पैदा होगी। उनका अपनी ज़ात की अपनी नार्सिज्म में वो इस तरह से फंसे रहे कि अगर वो ख़ुद वज़ीर आज़म नहीं है तो वज़ीर आज़म का ऑफिस कोई ऑफिस नहीं है, अगर वो पार्लियामेंट में नहीं है तो देखें ना आपके सामने। अब ये एक गैर आइनी काम नहीं है। कासिम सूरी की वो जो उन्होंने वहाँ बैठ के रूलिंग पास की, वो जो लफाफा लहराया, वो जो साइफर की कहानी जिसकी बेसिस पर कासिम सूरी ने उस असेंबली के अदम एतमाद के प्रोसेस को स्टॉल किया, गैर आइनी कदम था, बड़ा गैर आइनी कदम था। मैं अपनी पार्टी से बारहा कहता रहा, तो हमारी गवर्नमेंट भी थी, मैं उनसे बारहा कहता रहा कि ये एक ऑर्डिनरी एक्ट नहीं है। तो मुबाहिस में फंस गया, बहस में बात फंस गई। कुछ कहते हैं कि जी ये सबवर्जन एज अ होल कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं फेंका गया तो इस पर कार्रवाई नहीं हो सकती। बहरहाल एनीवेज, मैं आज इस बात पर आई हैव वेरी सीरियस कंसर्न कि अगर आज आप आरओज़ के इलेक्शन के नोटिफिकेशन की मुअत्तली के लिए, अब अज्यूमिंगली लेट्स से चीफ जस्टिस साहब कल जुमे का दिन है, कल उस पर वो आज तो हमने नहीं देखा कि कोई बेंच तश्कील पाए, अगर कल को बेंच वो तश्कील दे देते हैं, लेट्स मैं अज्यूम कर रहा हूँ, तो अगर वो बेंच तश्कील दे देते हैं और वो बेंच बैठ जाती है तो वो नोटिस करती है, और अगर वो बहुत जल्दी भी तलब करती है तो मंडे तक बात को लेकर जाते हैं। तो अगर मंडे तक बात जाती है तो तहरीक इंसाफ ने खुद ये इलेक्शन 8 तारीख का रोका। अब अगर आज मुझे ये बात समझ आती है कि अगर तहरीक इंसाफ इंतखाब से भागना चाहती है, तहरीक इंसाफ अपनी मनफी सियासत का, तहरीक इंसाफ अपनी उस सियासत का जिसका पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता, आपने इस पूरे मुआशरे के अंदर जो तकसीम की,
आपने जो अदारा जाती लड़ाई की, आपने जो सियासत को और बाकी जो पाकिस्तान के रियासती अदारे हैं, जो सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार हैं, फ़ौज पाकिस्तान है, अदलिया के ख़िलाफ़ आपका जो पोजीशन आपने इख्तियार की, जब आपके ख़िलाफ़ फैसले आए तो आप तय कर लेते हैं कि उन लोगों की ना फैमिली लाइफ को छोड़ा जाएगा। मैंने खुद वो ट्वीट्स पढ़े, मैंने खुद वो सोशल मीडिया पर ट्रॉलर्स की कैंपेन्स देखी जिनमें ऑनरेबल जजेस की बेटियों के नाम लेकर उनकी फैमिलीज़ के उनकी वाइफ्स के नाम लेकर और एक ऐसी मलिशियस कैंपेन्स चलाई गई कि दोस्त जजेस, मुझे खुद एक जज साहब ने इंटरेक्ट किया, इफ़ आई एम आस्क्ड, मैं आकर ये कह सकता हूँ कि व्हाट इज़ दिस, ये है क्या? लोग, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी बात देखें भाई, मैं एक पार्टी वर्कर हूँ, मेरी एक अपनी पार्टी की पोजीशन भी है, लेकिन पूरी दयानतदारी के साथ मैं तो एक वोट की क्रिएशन हूँ ना, मैं तो इंतखाब मांगता हूँ। अगर आप एक तरफ ये करें कि रियासत पाकिस्तान के उन सतूनों को हिलाने लगें जिनमें अदलिया शामिल है, जिसमें अफवाज शामिल हैं, जिसमें पार्लियामेंट शामिल है, आप एनी मीडिया पर्सन, मैं आपसे कहता हूँ, आप आज बात करके देखें। वो जो 20-22 साल की एक एफर्ट थी जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया को एक हथियार के तौर पे यूज़ किया, और फिर जिस बेदर्दी के साथ रियासती वसाइल को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर 25-25 हज़ार रुपया तनख्वाहें देकर खैबर पख्तूनख्वा के पूरे एक्सचेकर से 2.5 अरब रुपए की एक रिक्रूटमेंट की गई, जिसके साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भर्ती किया गया, और उनके ज़िम्मे टास्क सिर्फ एक था कि अदारों के ख़िलाफ़ फर्जा सराई करो, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के ख़िलाफ़ फर्जा सराई करो, कहीं पर डायलॉग की गुंजाइश ना रहने दो, टॉलरेंस इस मुआशरे से ख़त्म कर दो। अगर कोई आपको स्ट्रीट पे नज़र आता है, चाहे वो अपनी फैमिली के साथ है, उसके गले पड़ जाओ जाकर। आप जाकर इस मुआशरे के अंदर इतना बिगाड़ पैदा कर दो, तो ये जो कुछ भी आप करते हैं वो सब सामने आता है। आज हमें कहा जा रहा था कि हम इंतखाबात नहीं चाहते, तो आज तहरीक इंसाफ कोर्ट में जाकर पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस को रोक रही है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर इंतखाबात में अब कोई ताख़ीर होती है, वैसे तो आई एम प्रेइंग एंड होपिंग कि कल कोई बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है और उसमें ये चीज़ देखी जाती है और लॉ के लेटर को सामने रख के देखा जाता है कि इलेक्शन कमीशन अपनी बात खुद करेगा। आज उन्होंने जो ऑफिसर्स की ट्रेनिंग्स थी, बवजूद दिस ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, वो सस्पेंड कर दी गई है। मैंने वो नोटिफिकेशन की कॉपी भी देखी और आप दोस्तों के तवसत से मीडिया पर भी वो न्यूज़ देखी हैं। तो नंबर 1, अगर अब इंतखाब रुक रहा है तो वो पीटीआई की इस दरख्वास्त पर, जहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि हमें इन पर एतमाद नहीं है एग्जीक्यूटिव पर, तो 13 के इंतखाब में आपका जजेस पर एतमाद नहीं था, 18 के इंतखाब में आपको एतमाद नहीं था, आपको एक ख़ास एतमाद हासिल था, आपको एक फेवरेटिज्म के लिए एक ऐसी सूरत पैदा कर दी गई थी कि ये बॉक्सिंग बाउट है, उसमें बाकी लोगों के हाथ पैर बांध दिए गए हैं, एक बंदा वहाँ पे जो बोने कद का था उसको खड़ा कर दिया गया है और उसको वो ग्लव्स दे दिए गए हैं जिस पर नकल डस्टर्स भी लगे हैं, और वो जब चाहे जिसको चाहे, रेफरी और बाकी सब साइड पर हैं, आंखें बंद हैं, वो जैसे चाहे जिसको ज़ख्मी करे, बाकी लोग जो हैं वो बंदी पट्टियों के साथ बैठे हैं। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड 2018 का था और लेवल प्लेइंग फील्ड 2023 में जिसका झगड़ा या 24 में डल रहा है, तो मैंने तो जुर्म नहीं किया, मैंने तो 9 मई नहीं की, मैंने तो रैंसैक नहीं किया, मैंने तो आर्सन नहीं किया, मैंने तो कहीं बलवा नहीं किया, मैंने तो लोगों की प्रॉपर्टीज़ नहीं जलाई, मैंने तो बैंक्स नहीं जलाए, मैंने तो एम्बुलेंसेज नहीं जलाई, मैंने तो जाकर कोर कमांडर्स के घरों पर और शोहदा के मुजस्मों पर, और मैंने जाकर कोई बाला हसार किले पर और जितने भी कंटोनमेंट्स के हसास इंस्टॉलेशंस हैं, क्या ये जराइम नहीं है? मैंने तो अदालतों के ऊपर जत्थाबंद हमले नहीं किए, मैं तो अपने बलवाइयों को साथ ले जाकर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को हैम्पर करने के लिए वहाँ पर तेल के बॉम्ब नहीं फेंकता रहा, मैं तो वहाँ पे बंदे लेकर लश्कर कशी करता हुआ अदालतों के शीशे नहीं तोड़ता फिरा, मैंने आकर यहाँ पे वारंट्स की एक्सिक्यूशन को ज़मान पाक में नहीं रोका, मैंने यहाँ पर आके रेंजर्स और पुलिस के ऊपर पेट्रोल बॉम्ब्स नहीं फेंके। ये सब जराइम है। अगर इन जराइम को आप स्कॉट फ्री छोड़ देंगे, आप कहेंगे कि ठीक है, तो फिर तो आपने एक टेररिस्ट एक्टिविटी वो शुरू करवा दी। मेरा ये मानना है कि जिस चीज़ से भी कोई खौफ व हरास फैलता है वो दहशत गर्दी है, दुरुस्त है,
अगर आप ये दहशत फैलाना चाहते हैं और वो दहशत आपने बवजह फैलाई भी, वो अपनी जगह पर दुरुस्त है। तो मैं इस पूरी सूरत हाल में, जिसमें आपका एक तरफ बयानियाँ आप क्या बनाते हैं और अमली तौर पे क्या करते हैं, आप आइन की पासदारी की बात करते हैं और हर सांस के साथ आइन को पामाल करते हैं। वो सूरी की जजमेंट से लेके पंजाब के इलेक्शंस की एपिसोड से लेके वो उमर सरफराज के बतौर गवर्नर जो इकदाम थे उनसे लेकर स्पीकर परवेज़ इलाही के इलेक्शन स्टॉल्स करने तक 25 काउंट्स पर आइन को इन्होंने रोज़ पैरों तले रौंदा। रोज़ असम्बली तोड़ दी, कौमी असम्बली तोड़ दी। आरिफ अलवी ने उसी को बुनियाद बनाकर असम्बली को तोड़ दी। तो यार क्या कह सकते हैं दीवारों पर लिखे। बारी 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 मेरे दो सवाल है। एक कर लें, जिन तजादात का जिक्र किया पीटीआई के वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन दूसरी जानिब जिन दो लोग सूरतकारी कर रहे हैं, मैं दूसरी तौर पर उन जजेस का कहूँगा जिन्होंने ये नोटिफिकेशन मुअत्तल किया है, क्या उन्हें आइन और कानून का नहीं मालूम? क्या उन्हें नहीं मालूम था? मैं सवाल क्या उन्हें नहीं मालूम था कि इससे इलेक्शन इल्तवा में कुछ जा सकती है? दूसरा मेरा ये सवाल है कि आपके कायद नवाज शरीफ आजकल ये कह रहे हैं कि मैं अपने जो मेरे साथ जो हुआ वो मैं माफ़ करता हूँ, लेकिन इनका एहतसाब होना चाहिए, साफ होना चाहिए, जदा और सज़ा होनी चाहिए। क्या आप इक़्तिदार में आकर उनका एहतसाब करने जा रहे हैं या नहीं? ये दो आप भी ले लें। सर, मेरा सवाल ये है कि इस बदकिस्मत मुल्क की जमहूरियत को सियासी जमातों ने खुद दफन कर दिया है। एक दरवाज़ा आपने खोल दिया कि इस मुल्क में हमेशा इंतखाबात डिले होंगे। वो सेंसस के नाम पर वो जब 14 मई को इंतखाबात होते रहे, सुप्रीम कोर्ट कहती रही आप पैसे दें, आपने पैसे देने से इनकार किया, आपकी वजारत दिफा ने सिक्योरिटी देने से इनकार किया, वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी देने से इनकार किया। तो ये तो पूरा कंसेंसस है कि इंतखाबात ना हो, किसी एक का नैरेटिव बनाने की ये कोशिश नहीं है आप? देखिए, मैं आप दोनों के सवालात बड़े इम्पॉर्टेंट एंड आई एम ग्लैड कि आपने दोनों सवालात किए। देखिए, मेरा जहाँ तक इस बात पे आपका कहना है कि 14 मई, तो मैं तो 14 मई के इंतखाबात के 3 बुनियादों पर शिद्दत से मुखालिफ था और मेरी ये थैंक्स गॉड मैं आज आई स्टैंड विंडिकेटेड। मैं ये कह रहा था कि आप इलेक्टोरल प्रोसेस को तोड़ नहीं सकते। मैं ये कह रहा था पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते आप। ये इलेक्शंस के आर्टिकल्स दे हैव टू बी, उनको आपने इकट्ठे लेना है। अगर आज निज़ाम ये है कि केयर टेकर्स होंगे तो उसी केयर टेकर्स के तहत 60 दिन या 90 दिन में इंतखाब होंगे। अगर आप सूबे में इलेक्शन कराते हैं और वफाक की हुकूमत केयर टेकर नहीं है तो ये मुमकिन नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने इसका हल नहीं दिया हुआ। या तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तब और मोहतरम जो थे और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, वो इस बात पर कोई जज मेड सोल्यूशन दे देते, पर नहीं दिया उन्होंने सिर्फ एक डेट की बात की 14 मई की। बट मुमकिन कैसे था कि जब आपकी फेडरल गवर्नमेंट वापडा के साथ, पाक PWD के साथ, सुई गैस के साथ, अपनी पूरी की पूरी 36 मिनिस्ट्रीज़ के साथ, पूरी फुल फ्लैज फेडरल गवर्नमेंट के साथ, जनरल इलेक्शन का वर्ड, ये कोई ज़िमनी इलेक्शन नहीं है, जनरल इलेक्शन के वर्ड के साथ ये लफ्ज़ नथी है केयर टेकर। चाहे वो जनरल इलेक्शन सूबे का है, केयर टेकर के ज़रिए इंतज़ाम हो सकता है। तो इसलिए वो 14 मई के इंतखाब की बात काबिल अमल ना थी। अगर उसके बाद अगर आप ये समझते हैं कि उस वक्त उसको 2 सूबों में इंतखाब करा ही दिए जाते, बार सूरत करा दिए जाते, तो साइकिल कैसे होता कि वो 2 सूबों में हुकूमतें बनती और उन 2 बनी हुकूमतों के नतीजे में वफाकी हुकूमत के इंतखाबात होते कौमी असम्बली के। वो हुकूमतें अपनी पूरी पुलिस के साथ, पूरी माइट के साथ अवेलेबल होती और वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट्स होती, चाहे वो मेरी पॉलिटिकल पार्टी होती या ABC एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी होती। तो ये मुमकिन, आप गलत काम मज़ीद गलत नहीं कर सकते। इस वक्त जो सूरत हाल है, जब एक बात तय पा गई और उसमें ये अब फैसला हो गया और आपके साथ कंसेंसस के साथ ये बात तय पा गई, आपने खुद सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस बात पर इत्तफाक किया और इलेक्शन कमीशन की पोजीशन तो फ्रॉम डे 1 वाज़े है। इलेक्शन कमीशन तो कह रही है कि मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस के तौर पे मैंने मांगा कि मुझे जजेस, चीफ जस्टिसेस, ROs को ये जिम्मेदारी तफवीज़ करने के लिए उनकी मुआवनत करें, लेकिन दे रिफ्यूज्ड। एंड व्हाट द कोर्ट सेज, व्हाट द चीफ जस्टिस सेज, वो ये कहते हैं कि हमारे आड़े जुडिशल पॉलिसी है। तो अब क्या ये पोजीशन, दोनों पोजीशंस, क्या जुडिशरी की ये पोजीशन नंबर 1 और इलेक्शन कमीशन की ये पोजीशन नंबर 2 तहरीक इंसाफ के नोटिस में नहीं है? क्या तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि कानून और आइन से हटकर मावरा कानून और आइन
कोई बंदोबस्त किया जाए? क्या वो ये चाहती है कि उसको एक अपना इलेक्शन करवाने के लिए RTS जैसे मुवज्जद और वो तख्लीकी दिमाग फिर कोई नई ऐसी चीज़ तख्लीक करें जैसी वो RTS थी और इलेक्शंस के पूरे प्रोसेसेस को फिर सैबोटैज किया जाए, उनके नताइज को सैबोटैज किया जाए? क्या ये उनके अज़ाइम हैं? इनका तो मुझे इल्म नहीं। और जो आपने बात की, देखें, किसी भी मामले में अगर कोई कोर्ट ये फैसला देती है तो मैं उस फैसले पर तो बात कर सकता हूँ। मेरी नज़र में ये फैसला कोई बहुत दुरुस्त फैसला नहीं है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ने जो एक्ट किए है वो उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक किया। मलिक साहब, एक तो इसका ये आपने लीगल आपने बताया, दूसरा इसका एक पोलिटिकली एक है कि उस पर पोलिटिकल एज क्या कर रही है तो पार्टीज़ के साथ जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कोई एक कंसेंसस, कोई APC, कोई एक मुशावरत, क्योंकि पीपल्स पार्टी ज़ाहिर आपके साथ ही बैठना चाहती, तो इसको कैसे पोलिटिकली कैसे लेके चलें? इब्राहिम, देखिए, मैं तो एक ब्रॉडर पॉलिटिकल फ्रेमवर्क का हामी हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इंतखाबात के लिए कुछ बुनियादी बातें तय होनी चाहिए और ये स्टेक होल्डर्स के दरमियान होनी चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज़ इसके स्टेक होल्डर्स हैं।